हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए। यानी कि आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद उनको श्रृंखलाओं के रूप में यदि हम परिवर्तित कर चुके हैं, यानी कि हम उन्हें सीरीज़ में कन्वर्ट करने के उपरांत उन्हें प्रस्तुत कैसे किया जाए, उन्हें प्रेजेंट कैसे किया जाए। तो आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है उनमें आंकड़ों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है ताकि कोई भी उसे सरलता से समझ सके और उनसे उचित परिणाम निकाल सके। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के कई प्रकार हैं, जिनमें से कुछ लोकप्रिय जो तरीके हैं, एक है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन यानी पाठ्य प्रस्तुतिकरण जिसे हम बोलते हैं। वर्णनात्मक, आपने सुना भी होगा कि वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी हो सकता है। दूसरा होता है सारणीयन। बच्चों, सारणीयन से मतलब है टेबुलेशन, टेबल बनाना, आंकड़ों को टेबल के रूप में प्रस्तुत करना। तो टेबुलेशन पहला हमने देखा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, देन टेबुलर प्रेजेंटेशन, और तीसरा होगा चित्रमय प्रस्तुतिकरण या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय रहेगा कि किस प्रकार से एकत्रित आंकड़ों का सारणीयन किया जाए या किस प्रकार से उन्हें हम टेबल के माध्यम से, सारणी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। सारणीयन आंकड़ों को, बच्चों आपको ध्यान में होगा कि रोज़ और कॉलम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंक्तियाँ। रोज़ को क्या कहते हैं, पंक्ति, और कॉलम, इनमें जब हम प्रस्तुत करते हैं अपने आंकड़ों, कॉलम को स्तंभ भी कहा जाता है, बट आई थिंक आप कॉलम से ज़्यादा फैमिलियर होंगे। तो सांख्यिकीय कोई भी सारणी आंकड़ों का स्तंभों यानी कॉलम्स तथा पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन है। सो स्टैटिस्टिकल टेबल इज़ अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रोज। आपको ध्यान होगा कि जब हम वर्टिकल डिसेक्शंस बनाते हैं तो उन्हें हम कॉलम या स्तंभ कहते हैं, और जब हम बाईं से दाईं ओर, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल डिसेक्शंस करते हैं, लाइन बनाकर आंकड़े लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, तो इन लाइंस को कहा जाता है रोज़ या पंक्तियाँ। तो इस प्रकार से टेबुलेशन आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। टेबुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। कॉलम्स में भी और रोज़ में भी हम उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेबल देखेंगे, यानी कि किसी भी टेबल के मुख्य भाग क्या क्या हो सकते हैं। तो सारणीयन आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की विधि है, और अब हम देख रहे हैं कि किसी भी सारणी के मुख्य भाग या मेजर पार्ट्स या कंपोनेंट्स कौन से हैं। इन पर भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम एक एक करके इनके पार्ट्स को देखेंगे। कुल मिलाकर 8 यानी 8 देर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ अ आइडियल टेबल। एक सारणी के मुख्य 8 भाग होंगे। पहला है सारणी की संख्या। क्या देख रहे हैं हम, सारणी की संख्या। हमें उस टेबल का नंबर ज़रूर से मेंशन करना चाहिए। ये देखिएगा आप टेबल में सारणी संख्या कहाँ दिया हुआ है, सारणी संख्या। ये तो है फॉर्मेट ऑफ टेबल, और उसमें हम इसके विभिन्न भाग देख रहे हैं। टेबल नंबर, सारणी की संख्या। तो सबसे पहले हमें सारणी को एक संख्या देनी होती है। एक जो भी नंबर आप देते हैं, 1 2 3 या 1A 1 2 1B भी हो सकता है। एक अध्याय में जितनी भी तालिकाएं बनी हैं, जितनी भी आप सारणियाँ बनाने जा रहे हैं, उन्हें क्रम के अनुसार उनका नंबरिंग होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ और कंपोनेंट ऑफ अ टेबल इज़ द टाइटल, शीर्षक। यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा, हमने लिखा है इसे
शीर्षक या टाइटल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, शीर्षक या टाइटल। शीर्षक लिखने की जगह यहाँ होगी। तो प्रत्येक सारणी का कोई ना कोई शीर्षक जरूर दिया होना चाहिए। शीर्षक थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा जाना चाहिए जिससे कि वह तुरंत ही ध्यान आकर्षित कर सके। दूसरा, जो टाइटल हो वो सरल, स्पष्ट और छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंपल, इजी, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, क्लैरिटी, सिंपल, इजीली अंडरस्टैंड करने जैसा, और प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। शीर्षक इतना स्पष्ट होना चाहिए कि उसे पढ़ते ही ये मालूम चल जाए कि आंकड़े किस समस्या से संबंधित है, अर्थात ये पूरी टेबल जो आंकड़े आप बता रही है वो किस समस्या से संबंधित है। दूसरा, शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि आंकड़े किस समय से संबंधित है, यानी कि आंकड़े किस समस्या से संबंधित है और किस समय से संबंधित है, व्हेन। और तीसरा है, आंकड़े किस स्थान से लिए गए हैं, किससे संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या लिख दिया हमने, अब भाई जनसंख्या कब की है, भारत की, तो किसकी हुई, भारत की जनसंख्या। अब समय भी दे दिया जाए तो अच्छा है, 2011 के आंकड़े हैं या 2001 के आंकड़े हैं, तो इससे हमारा ध्यान चला जाएगा कि ये जनसंख्या की समस्या पर बात कर रहे हैं, ये भारत की जनसंख्या है या ये अमेरिका की जनसंख्या की बात कर रहे हैं या विश्व जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शीर्षक इतना स्पष्ट, छोटा और सरल तो होना ही चाहिए, लेकिन वो किस समस्या से संबंधित है, किस समय से संबंधित है और किस स्थान से संबंधित है, इसकी जानकारी भी हमें तुरंत शीर्षक से मिल जानी चाहिए। तीसरा है शीर्ष टिप्पणी, इसे हम कहते हैं हेड नोट। क्या बोलेंगे हम इसे, हेड नोट। बच्चों यहाँ आप देखिएगा इसे, ये है हेड नोट, हेड नोट। इसे हम, सॉरी ये फुट नोट है, सॉरी, हेड नोट यहाँ दिया गया है। यदि शीर्षक से पूरी सूचना प्रकट नहीं होती हो तो उसके तुरंत नीचे शीर्ष टिप्पणी दी जानी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, हेड नोट। इसमें वो अतिरिक्त सूचना दी जानी चाहिए जो शीर्षक में नहीं दी जा सकी। इसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने शीर्षक में कहीं कोई कृषि उत्पादन की बात की है, या भारत में गेहूं का उत्पादन, कृषि उत्पादन भी हो सकता है, फिर कृषि में गेहूं उत्पादन भी हो सकता है। तो आगे आपको ये बताया जा सकता है कि जो हमने टिप्पणी में नहीं डाला, जो शीर्षक में नहीं डाला, वो हम हेड नोट में डाल दें। जैसे लाख टन में बताया जा रहा है, इन्हें हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। किस में लिखेंगे हम इसे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो शीर्ष टिप्पणी यदि शीर्षक से पूरी सूचना प्राप्त ना हो, यानी कि यहाँ जो हम बताना चाह रहे थे ये पर्याप्त सूचना ना दे, तो फिर हम यहाँ हेड नोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट और कंपोनेंट ऑफ अ टेबल इज स्टब्स। शीर्षक के बाद और शीर्ष टिप्पणी के बाद हम बात कर रहे हैं पंक्ति शीर्षक की। बच्चों स्टब्स यानी रोज़ में क्या लिखेंगे ये नहीं है, रोज़ में सूचना क्या दी जा रही है इसकी जानकारी भी हमें देनी होती है। इसे हम क्या कह रहे हैं, स्टब्स, स्टब हेड या पंक्ति शीर्षक। किसी भी टेबल की रोज़ यानी पंक्तियों के शीर्षक को पंक्ति शीर्षक या स्टब्स कहते हैं। इसके द्वारा सरल भाषा में ज्ञात होता है कि पंक्तियों द्वारा क्या दिखाया जा रहा है, अर्थात हम रोज़ में जो आंकड़े ये प्रस्तुत करने वाले हैं वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टब हेड हमें उस रोज़ में दिखाए गए आंकड़ों के शीर्षक को दर्शाना होता है। यहाँ हम इसे इस प्रकार के एरो से, यहाँ भी एरो दिखाया गया है, यहाँ हम इसे शो करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कैप्शन, कॉलम, जिसे हम उपशीर्षक भी कहते हैं। सारणी के स्तंभों के यानी कॉलम के शीर्षक को उपशीर्षक या इसे हम कैप्शन भी कह सकते हैं। कैप्शन को
दिखाने के लिए कॉलम शीर्षक या उपशीर्षक, कॉलम हेडिंग और कैप्शन विथ सब हेड्स। तो यहाँ हम जिसे दिखा रहे हैं ये है कॉलम शीर्षक या कैप्शन भी बोलते हैं हम इसे। तो किसी भी टेबल के कॉलम्स के शीर्षक को, टाइटल को उपशीर्षक या कैप्शन बोला जाएगा, कैप्शन कहेंगे हम। और हर एक कॉलम में कौन से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये प्रस्तुत किया जाता है कैप्शन में। कैप्शन के अंतर्गत कई अन्य कैप्शंस भी हो सकते हैं, जिसे हम अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों को दिखाए जाने वाले कॉलम में हम बॉयज़ और गर्ल्स का अलग से उपशीर्षक भी बना सकते हैं। सो द कॉलम्स हेडिंग और कैप्शन विथ सब हेड्स भी हो सकते हैं कि भाई स्टूडेंट्स दिखाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स में भी हमने 2 कॉलम बना दिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के, तो ये होगा कैप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल विल बी बॉडी और फील्ड, जिसे हम क्षेत्र या कलेवर भी कहते हैं। ये जो फील्ड है, बॉडी ऑफ द टेबल और आइटम ऑफ द टेबल और सेल्स ऑफ द टेबल, यहाँ हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम सेल में दिखाते हैं। ये खाने जिसे हम कह रहे हैं, ये सारे, तो ये सारणी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सेल। इसे हम क्षेत्र भी कहते हैं। इसके द्वारा सारणी में या टेबल में दी गई सारी सूचना को दिखाया जाता है। तो प्रत्येक आंकड़े को, प्रत्येक डेटा को हम कॉलम तथा पंक्तियों द्वारा बनाया गया। ये सेल किससे बनेंगे? कॉलम और रोज़ से। इस प्रकार से जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो रोज़ बनती हैं और वर्टिकल लाइन से कॉलम बनते हैं। कॉलम और रोज़ से मिलकर एक सेल बनता है। इस सेल में हम वो सूचना डालते हैं, वो आंकड़ा डालते हैं जिस समस्या पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फुटनोट्स या टिप्पणी। सारणी या टेबल में दिए गए आंकड़ों के स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी देने की भी आवश्यकता होती है। इसे आप ऐसे देखेंगे, फुटनोट्स, फुटनोट दिया गया है यहाँ, टिप्पणी। डेटा के स्पष्टीकरण के लिए फुटनोट की भी बहुत आवश्यकता होती है, जिसे हम टेबल के नीचे लिखते हैं। ये आपका पूरा टेबल है और इस टेबल के अंत में हम क्या दे रहे हैं? फुटनोट। तो ये टिप्पणी टेबल के नीचे लिखी जाती है। टिप्पणी तभी दी जानी चाहिए जब कोई आंकड़े या सूचना स्पष्ट ना हो या उसके विषय में कोई और विशेष सूचना देनी हो, तो हम फुटनोट भी डाल सकते हैं। एंड द लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल और कंपोनेंट ऑफ द टेबल इज सोर्स, स्रोत। इसकी आवश्यकता कब होती है? जब हम प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करते हैं तब तो सोर्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिकांशतः हमारे आंकड़े या डेटा क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज से होते हैं। तो यदि हमने टेबल में सेकेंडरी डेटा को शो किया है, मेंशन किया है, तो उन आंकड़ों का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, वे आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं, इसकी जानकारी और सूचना हमें यहाँ देनी होती है। इससे दिए गए आंकड़े जो टेबल में हमने सूचना दी है उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। जब हम ये बताते हैं कि यहाँ जो दी गई सूचना है सेंसस से ली गई है या आरबीआई की रिपोर्ट से ली गई है, इस प्रकार से, जैसे उसका नाम, प्रकाशक का ईयर भी मेंशन करना होता है। अगर आपने किसी रिपोर्ट में से लिया है तो आप उसका पेज नंबर भी दे सकते हैं या पब्लिशर भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले टेबल नंबर, टेबल आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया? टेबल नंबर, फिर हमने दिया शीर्षक, फिर हेड नोट, फिर पंक्ति शीर्षक या स्टब्स, देन कैप्शंस, फील्ड ऑफ द टेबल जिसमें सेल बनाए गए हैं, देन फुटनोट्स एंड लास्ट वन इज़ द सोर्सेज। तो ये थे
किसी भी टेबल के मुख्य भाग या मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल।